I will discuss today the salient features of the Constitution of India. The point is fundamental duties. Fundamental duties. मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिसे कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में चैप्टर 4 तथा आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। दिस provision of Indian Constitution was added by the 42nd Amendment in Article 51A in Part 4 in 1976। क्योंकि भारतीय संविधान के में यह महसूस किया गया कि जहाँ पर मौलिक अधिकारों का एक विशद वर्णन है, वहाँ पर कर्तव्यों की अपेक्षा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा चैप्टर 4 के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया, जोड़ा गया। तो 10 मूल कर्तव्यों को विहित किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। बाद में 86वें संविधान संशोधन 56 Amendment Act which was held in 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इस प्रकार से इस समय 11 मूल कर्तव्य विहित किए गए हैं जो कि नागरिकों के लिए हैं। जब उन्हें अनुच्छेद 21 में संशोधन करके 21 से जोड़ा गया, उसी समय अपेक्षा की गई कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार होने के साथ साथ इसे मौलिक कर्तव्य भी बनाया जाना चाहिए। इसलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा चैप्टर 4 में अनुच्छेद 51 में इन मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया। तो नागरिकों के लिए इस समय 11 मूल कर्तव्य विहित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला मूल कर्तव्य है संविधान की रक्षा करे, उसके आदर्शों संस्थाओं को हृदय में सुजोए रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर उसकी सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर इसकी सेवा करे तथा जो है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्यजीव की संरक्षा करे तथा प्राण मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे एवं ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस तरह से भारतीय और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को उनके माता पिता प्रतिपाल या संरक्षक का कर्तव्य है उन्हें शिक्षा का समान अवसर प्रदान करें। इस तरह से भारतीय संविधान में इन मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से वर्णित किए गए थे। इसलिए देश की एकता अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है, जो कि भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण कहा जाता है। अब हम मौलिक ये मूल कर्तव्य यद्यप न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं है, अर्थात इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, फिर भी अधिकार के साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। इसलिए महसूस किया गया कि अगर कुछ अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्यों का होना जरूरी है। इसलिए संविधान संशोधन द्वारा जो है इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। अगला पॉइंट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसे कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यह भी भारतीय संविधान का एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। न्यायिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है और यह शक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत 13 में आर्टिकल 38 के अंतर्गत पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रदान किया गया है और यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 236 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे कहा जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके अंतर्गत संसद तथा विधान मंडलों के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अर्थात संसद तथा विधान मंडल किसी भी ऐसे अधिनियम को नहीं बना सकता जो कि संविधान के किसी बंद से असंगत हो। यदि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है या संविधान के किसी बंद का उल्लंघन करती है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि इन अधिनियम को अतिक्रमण असंवैधानिक घोषित कर दे। इस तरह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत जो है प्रधान न्यायालय को प्रदान की गई है, क्योंकि संविधान का संरक्षक न्यायालय है और
संविधान चूंकि देश की सर्वोच्च विधि है, इसलिए देश की सर्वोच्च विधि की रक्षा किया जाना भी परम आवश्यक है। न्यायाधीश तो जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य जो है यह है कि न्यायालय किसी भी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करते हैं, अर्थात कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं बनाया जा सकता। कार्विन महोदय ने यह उल्लिखित किया है कि कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो कि संविधान की किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हों। अगर कोई भी ऐसा अधिनियम बनाया गया है जो कि संविधान के उपबंधों से असंगत है, तो न्यायालय उनकी संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं और इस संवैधानिकता की जांच के द्वारा न्यायालय सुनिश्चित करते हैं कोई अधिनियम संवैधानिक है या अभिज्ञान। अगर संवैधानिक है तो वहाँ पर न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि उस उपबंध को जो है असंवैधानिक घोषित कर दे। इस तरह से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सर्वप्रथम मरवरी बनाम वर्सेस मेडिसन के केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। This landmark judgment was laid down by the American Supreme Court that judicial review is needed for the protection of the Constitution, कि किसी भी देश के संविधान की सुरक्षा के लिए उसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जाना परम आवश्यक है। और यह शक्ति किसको प्रदान की जाए? कर विधायिका कोई ऐसी विधि बनाता है जो कि किसी भी उपबंध का उल्लंघन कर रही है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए कि वह ऐसे अधिनियम उसके किसी भाग को असंवैधानिक घोषित कर दे। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने यह मरवरी बनाम मेडिसन के केस में जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, क्योंकि मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी उसे अत्यंत असीमित शक्ति प्रदान की जाती है, वह शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, अर्थात वह निरंकुश हो सकता है। इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए जो है एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि कोई भी संस्था किसी अधिनियम का दुरुपयोग न करे, संविधान के किसी उपबंध का दुरुपयोग न करे। तो ऐसी परिस्थिति में इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसी संस्था को अधिकार दिया जाना चाहिए कि उसका निरीक्षण करे कि वह ऐसी शक्ति का दुरुपयोग न करे। इसलिए न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी भी उपबंध का कोई भी संस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, अनियंत्रित हो जाए, निरंकुश शासन हो जाए, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि उस चीज को संवैधानिक घोषित कर दे। इस तरह से इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए दार्शनिक शास्त्री मॉन्टेस्क्यू महोदय ने पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पावर ऑफ
सेपरेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने सरकार के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, तथा तीसरी संस्था न्यायपालिका। जुडिशरी। इस प्रकार से और सेपरेशन के अंतर्गत 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सरकार कहा जाता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसमें इन अंगों के बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। सब अपने क्षेत्र में रह करके सबको स्वतंत्र कार्य करना चाहिए। किसी को एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अगर विधायिका कोई ऐसा विधान बनाता है जो कि शक्ति के दुरुपयोग में है, किस संस्था की स्थापना की जाए जो कि उस शक्ति को असंवैधानिक घोषित कर सके। ऐसी परिस्थिति में यह न्यायालय को शक्ति दी जाती है कि ऐसा कोई विधान नहीं बनाना चाहिए जो कि संविधान, जो देश की सर्वोच्च विधि है, उसका उल्लंघन करती है। इस तरह से भारत में जो एक महत्वपूर्ण वाद केशवानंद भारती नाम केरल राज्य के केस में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरला के बाद में यह प्रतिपादित किया गया कि जो है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत की स्थापना इसलिए आवश्यक है कि विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। अर्थात विधायिका किसी ऐसे कानून को बनाता है जो कि संविधान के किसी बंध का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को अधिकार प्राप्त है उस विधि को संवैधानिक घोषित कर दे। बाद का एक वाद यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि अनुच्छेद 32 तथा 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। तत्पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण वाद आईसी कोयलहो जो है कोयलहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बाद में तमिलनाडु के बाद में उच्चतम न्यायालय ने AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जो है न्यायिक पुनर्वलोकन में संविधान के अंतर्गत जो 9 शेड्यूल है इसको न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत रखा गया है, या न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है के अंतर्गत जो 9 शेड्यूल ये भी आता है। इस तरह से न्यायिक पुनर्वलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया है और न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका को किसी भी विधि को असंगत घोषित करने की शक्ति है। इसमें एक जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान की विशेषता जो समाप्त हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है,
डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो इसका नोट्स बना लीजिए और पढ़िए आप लोग। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अर्थात हिंदी में इसको लिख लीजिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका नोट्स बना के आप लोग इसको पढ़िए। विशेषताओं का विस्तार बताइए, विशेषताएं बताइए। तो this chapter has been finished, and thank you very much. Tomorrow I will deliver the next lecture.